गला करसा गला करसा खरिया साफ खरिया साफ सचिया ते सुचिया। सच्चियाँ ते सुचियाँ। मैं आपको कहता हूँ ये तो साफत आपकी सारी की सारी बिखरी पड़ी हुई है, कई हिस्सों में डिवाइड। मैं कामरान साहब, आप तो अभी स्टूडियो बना के अभी होस्ट के तौर पे बैठ रहे हैं। मैं 22 साल पहले से ये काम कर रहा हूँ। आपको क्या पता है, आप क्या जानते हैं? साफत जो शोबा है ब्लैकमेलिंग इसमें हो जाता है, ये क्यों? तहसील टेक्सला वाह में अब कोई साफ़ी के साथ करे जाती, उसको भी लग पता जाएगा। सारा दिन एक साफी जो है वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, ठीक है। उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? देखिए जी, गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा अदारा नहीं है कि जो गवर्नमेंट अपने आप को तो ठीक कर लेना जी। पहले गवर्नमेंट तो अपने आप को ठीक गवर्नमेंट अपने आप को ठीक कर ले। गवर्नमेंट में बैठे लोग अपने लिए कानून साजी करते हैं, अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते हैं, उनकी एनओसी करवाते हैं, उनके लिए गैस लगवाते हैं, उनके लिए बिजली लगवाते हैं, अपने काम करवाते हैं। क्योंकि सियासत जो है वो मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है। मैंने 22 साल जो जर्नलिज्म किया वो मैंने सियासी बीट की, पॉलिटिकल बीट मैंने की। इसमें मैं बड़ा कंफर्टेबल होऊंगा। आप जिस तरह का मर्जी सवाल करें। क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है टैक्स में? कौन सी पार्टी आ रही है, क्या होगा? सियासत की मतलब थोड़ा बताइए। पीटीआई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्या फ्यूचर आप देखते हैं? दोनों हैवी वेट जो है इस टाइम सियासी जमातों से बाहर बैठे हुए। तो उमर फारूक साहब, सर मैं दो हैवी वेट का जिक्र कर रहा हूँ। वो सियासतदान ज़रूर है, लेकिन मैं हैवी वेट में दो नाम ले रहा हूँ। आप फारूक साहब से इंटरव्यू कर लें। कब इलेक्शन होने जा रहा है? ठीक है। जब निसार अली खान एक बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये पीटीआई का फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? तो वैसे ये जो बैलेट पेपर का बोला जाता है कि आया कि बल्ले का निशान होगा। हर बंदे ने एक ज़ाती फैक्ट्री बनाई हुई है साफ़ियों की, और उस फैक्ट्री में वो धड़ाधड़ साफ़ी बना रहा है। हालिया मुश्ताक नकवी साहब जो है उनके साथ हमारी एक नशिस्त हुई है। अगर किसी को ब्लैकमेल किया जाता है और वो टेक्सला प्रेस क्लब में सबूतों के साथ, रिकॉर्डिंग्स के साथ वो एप्लीकेशन दे तो इंशाल्लाह मुद्दई भी बनेंगे, एफआईआर भी होगी। टेक्सला प्रेस क्लब साफ़ियों के लिए क्या करता आया है और क्या करेगा, मैं एक लाइन में बता देता हूँ। इमरान भाई, आपने एक स्टूडियो बनाया, आपने प्रोग्राम शुरू किया, लोग आपसे अच्छी तवक्को रखेंगे। बिल्कुल। अब कोई बंदा आपको ज्वाइन करना चाहे, ठीक है, उसका तरीकाकार क्या है? अब मुझे ये बताएं कि जो मेंबर ज्वाइन करते हैं तो उसका तो प्रोसेस आपने बता दिया। अब उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, यानी कि उसको तहफ़्फ़ुज़ क्या मिलेगा, उसको उसके मामलात क्या सेटल होंगे? आपको गला करसा खरिया साफ सचिया ते सुचियाँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम कामरान है और हमारा एक यूट्यूब का चैनल है डेली गपशप के नाम से। हम अभी अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और माशाल्लाह उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, जो कि टेक्सला प्रेस क्लब के सदर भी हैं, और इसके साथ साथ वो जियो न्यूज़ के रिपोर्टर भी हैं। इनके पास 3 अजला भी हैं। कौन कौन से अजला हैं? अटक, रावलपिंडी और हरिपुर। माशाल्लाह इनका जो कैरियर था वो सारे का सारा साफस के साथ ही इनका गुजरा है। तो इनसे आज पूछते हैं कि टेक्सला के हवाले से जो साफत है वो कैसे होती है, खासकर टेक्सला तो नहीं, ओवरऑल जो साफत है वो कैसे होती है और किस तरह सीखने को भी हमें बहुत कुछ मिलेगा, और कुछ इनसे सख्त सवालात भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम कामरान साहब। जी और कैसे हैं कामरान आप? साहब, मेरा माजी गवाह है कि मैंने हमेशा साफ़ और सुथरी बात की है इंशाल्लाह, और आपके साथ भी ऐसे ही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रिजवान साहब, जो देखने में आता है कि साफत जो शोबा है ब्लैकमेलिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, ये क्यों? हर पेशा जो है ना जी कामरान साहब, उसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं, सहाफ़त में भी हैं। मैं आपसे आप ही के सवाल के अंदर कुछ सवालात मैं भी करूंगा। मुझे ये बताएं कि आपको अंदाज़ा है कि तहसील टेक्सला इंक्लूडिंग वाक एंड मिला के कुल कितने साफ़ियों की कितनी तादाद होगी आपके अंदाजे के देखिए, मुताबिक? अगर आप मुझसे सवाल करते हैं तो मैं आपको कहता हूँ ये तो साफत आपकी सारी की सारी बिखरी पड़ी हुई है, कई हिस्सों में डिवाइड हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि तकरीबन कितने साफ़ी होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक, कितने तादाद कितनी होगी? ये तकरीबन होंगे 100 के लगभग। ठीक है, 100 के आपने लगभग। 100 के लगभग साफ़ी हैं। आपने पहला सवाल किया ब्लैकमेलिंग का, जी बिल्कुल। जो आम तौर पर हम साफ़ियों पे उंगली उठती है और पहला इल्ज़ाम लगता है कि ब्लैकमेलिंग की सहाफ़त। ब्लैकमेलिंग की सहाफ़त क्या टेक्सला में है कि नहीं? कितने लोग हैं जो इस काले धन के साथ जुड़े हुए हैं?
और उनका जो इलाज है वो क्या यहाँ टेक्सलावा में किसी ने किया है कि नहीं, इस पर इन डिटेल बात कर लेते हैं। आपने कहा 100 सहाफ़ी हैं तकरीबन टेक्सलावा में मिला के। मैं अगर आपसे कहूँ कि आपने ब्लैकमेलिंग के मुतालिक सवाल किया तो तकरीबन आपके नज़दीक कितने सहाफ़ी होंगे जो इस काले धन और इस काले कारतूत से जुड़े होंगे, कितने ब्लैकमेलर होंगे, कितनी तादाद होगी उनमें? देखिए 20-25% तो मेरी समझ के मुताबिक तो है, क्योंकि जहाँ पे जी इनके ठीक भी कह देखते रहे हैं, ये आगे काफ़ी- चलते हैं, आगे चलते जी हैं। 25% तादाद है तकरीबन उन सहाफ़ियों की कि जो ब्लैकमेलिंग करते हैं। मेरे ख्याल में 25 से भी थोड़ा कम है, 10-15% है। लेकिन चलें, मुझे ये बताया कि 75% जो सहाफ़ी जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो अपने बच्चों का टाइम आवाम को दे रहे हैं, जो अवामी मसाइल पर काम कर रहे हैं, जो कहीं भी किसी इवेंट में भी जाते हैं और आते हुए लिफाफा नहीं लेते और कोई बेनिफिट नहीं लेते, ज़ाती फ़ायदे नहीं लेते, अपने बच्चों का टाइम, अपनी बीवी का टाइम, अपने घर का टाइम, इस दौर में अपना कीमती टाइम इस पेशा को देते हैं, हमें उनके मुतालिक भी बात करनी चाहिए और ब्लैकमेलिंग से पहले करनी चाहिए, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है बिल्कुल कोई शक जो नहीं अच्छे आपकी। सहाफ़ी हैं। जी बिल्कुल। अब देखें, जो अच्छे सहाफ़ी हैं उनका अगर हम जिक्र नहीं करेंगे, डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग पे आएंगे, तो कामरान साहब ये तासुर पैदा होता है कि आप होस्ट हैं या आपके जहन में पहले ही से सहाफ़ियों के मुतालिक एक नेगेटिव परसेप्शन बनी हुई है, एक नेगेटिव एक खाका बना हुआ है। तो आपको उस खाके से पहले एक और देखना होगा कि अगर सहाफ़ियों में मजमूई तौर पर अच्छे सहाफ़ी ज़्यादा हैं तो हमें सहाफ़ियों की अच्छाई से बात शुरू करनी होगी, सहाफ़ियों की खिदमात से बात शुरू करनी होगी। इस कमर्शियल दौर में, इस महंगे तरीन दौर में, जहाँ आपका रोज़ का ख़र्च जो है वो आपकी आमदन से ज़्यादा है, हर आदमी का जो डेली का ख़र्च है वो उसकी आमदन से ज़्यादा है, महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है। इस दौर में भी एक कलमकार कलम उठाए, अपनी ज़ाती जेब से ख़रीदी हुई डायरी उठाए, वो जाता है इवेंट पर और वो इवेंट कवर करता है, वो अवामी मसाइल कवर करता है, वो दिन सारा ख़बरें कलेक्ट करता है, शाम को ख़बरें बनाता है और भेजता है और फिर सुबह ख़बरें उनकी कटिंग अखबार से लेके आप तक पहुंचाता है, आवाम तक पहुंचाता है। तो कामरान साहब, हमें इस सोच को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले अच्छे को अच्छा कहना होगा और फिर अच्छों में से जो बुरा है वो यकीनी तौर पर हमें कहने का हक होगा। बाकी गुजारिश, देखिए कामरान भाई, आपने जो ब्लैकमेलर सहाफ़ियों के मतलब बात की है बड़ी जेन्युइन बात है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि उसको हमने टॉपिक नंबर 2 पे रखना था। टॉपिक नंबर 1 जो है वो अच्छे सहाफ़ियों का सबसे पहले आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कामरान भाई कि आप मुझे कहेंगे कि टेक्सला के मायानाज सहाफ़ियों में फ़लाँ सहाफ़ी हैं, उनकी ये खिदमात हैं, क्योंकि आज हमने सहाफ़त पे बात करनी है। मैं 1 मिनट आपसे आंसर कर लूँगा। जी जी। देखिए, आपका हक है सवाल करना, मेरा हक है अपने पेशे का दिफा करना। जहाँ तक आपने अच्छे सहाफ़ियों का जिक्र करना था, हमने वो नहीं किया स्टार्ट से। ब्लैकमेलिंग, तो ब्लैकमेलिंग पे मैं बात आपको तसल्ली बख्श जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल, अच्छी बात। कामरान भाई, 7 के करीब FIR, 7 के करीब मुकदमात जिनमें मुद्दई मैं बना हूँ। मैंने दरख्वास्त दी, मैं मुद्दई बना और मैं FIR की कॉपी लेके और उस नाम नहाद ब्लैकमेलर सहाफ़ी की गिरफ्तारी करा के घर गया। ये ओपन मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। आप पूछें, आप बस्ती के सहाफ़ी से पूछें, हसन अब्दाल के सहाफ़ी से पूछें या टेक्सला के सहाफ़ी से पूछें, आपको ये बताएगा कि रिजवान शाह ठीक कह रहा है। और सर्कल DSP जो है, ASP हमारे, वहाँ से आप रिकॉर्ड ले सकते हैं कि कितने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIR हुई है, उनमें किसकी स्ट्रगल है, किसकी कोशिश है। तो मैंने तो ये कहा हुआ है कि टेक्सला वाह के लोग तो ब्लैकमेलिंग से बचेंगे और बच रहे हैं, बहुत कम रेशो अब रह गई है। लेकिन बाहर से आने वाले सहाफ़ी जो यहाँ सिर्फ पैदागिरी के लिए आते थे, यहाँ आके वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे कहते थे कि आपके पेट्रोल में मिलावट है जी, हमें पैसे दे, और लाखों रुपए लेके जाते थे। यानी कि जो पहला क्वेश्चन किया वो ठीक किया, हकीकत है, हकीकत है। दिन तक यानी आपके कहने के मुताबिक 25%, मेरे कहने के मुताबिक 15%, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन पता है क्या, हौसला शिकनी तब होती है और उन लोगों की होती है जो कामरान साहब अच्छा काम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ना, वकला में भी बहुत सारे ऐसे वकला होंगे जिनका जो पुलिस के तफ्तीशी हैं उनके साथ गठजोड़ होता है, जो शाम को इकट्ठे बैठकर और केसेस में मिल के क्लाइंट को क्लाइंट नहीं समझते बल्कि उसको एक मुर्गा समझते हैं,
और बहुत सारे वकला में भी ऐसे होंगे जो नेगेटिव और जो बुरे काम हैं उनमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनकी रेशो 5 से 7% होगी। इसलिए हम टोटल जो पेशा है उसको 2 नंबर पेशा नहीं कह सकते, उसको ऐसा पेशा नहीं कह सकते कि जिसमें वो लोग हैं जो खिदमत कर रहे हैं, जो मुफ्त केसेस तक कर रहे हैं लोगों के, जो यतीम बेवा के केसेस मुफ्त करते हैं, जो बेहतरीन ईमानदारी के साथ हक हलाल कमाते हैं। अगर हम कह लें कि जो ये पेशा है वकला का, ये पेशा जो है ये है ही 2 नंबर, तो फिर वो लोग जो हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी इस पेशे को वक्फ कर रहे हैं, तो उनकी दिल आज़ारी होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है और आपके सुनने वालों से कि आप उन सहाफ़ियों का ब्लैक मेलिंग से पहले ज़रूर जिक्र किया करें जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी इस पेशे को दी है, जिन्होंने अवामी मसाइल उजागर किए हैं, जिन्होंने अवाम के लिए काम किया, जो इदारों के लिए आँख और कान का किरदार अदा कर चुके हैं। अगर वो सहाफ़ी ना होते तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इंतज़ामिया जो है, उनको भी बहुत सारी चीज़ों का इल्म ना होता, बहुत सारे मसाइल हल ना होते अगर एक अच्छा सहाफ़ी ना होता। तो मेरी गुजारिश ये है कि अच्छे सहाफ़ी का जिक्र जो है वो बुरे सहाफ़ी का जिक्र करने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है। जी ठीक हो गया। आपको मैंने पहले ही बोला था कि माशाल्लाह आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हम तो अभी इस फील्ड पे, हम कोई साफ़ी भी तो नहीं है, एक यूट्यूबर है, इस फील्ड पे अभी इंटर हुए हैं। ठीक है, सीखने को तो डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ मिलेगा। और अब मुझे ये बताएं, जो एक और बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट बात है, आप ही की बातों में से बात निकली है कि पेट तो सबके साथ लगा हुआ है। ठीक है, सारा दिन एक साफ़ी जो है वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है। ठीक है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? एजाज़ी सहाफ़ी जो है, एजाज़ी सहाफ़ी को बुनियादी तौर पे इदारे पहले कुछ एजाज़िया देते थे और वो एजाज़िया आटे में नमक के बराबर होता था। लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े इदारों ने एजाज़िया देना बंद कर दिया है। वो इदारे ये समझते हैं कि हर सहाफ़ी कौन जो से है, इदारे होते हैं वैसे? देखें, जियो एजाज़िया देता है। अच्छा, जियो एजाज़िया देता है। ठीक है। और अब तो जियो जो है वो परमानेंट कर रहा है और सैलरी बेसिस पे है, लेकिन जो बहुत सारे इलाकाई नुमाइंदे हैं उनको जंग अखबार भी एजाज़िया देती है और बहुत सारे इदारे, मैं अपने इदारे की बात कर रहा हूँ। एजाज़िया मिलता है लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होता है, उनसे यानी कि घर नहीं चल सकता। उससे घर नहीं चल सकता। बुनियादी तौर पे जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या बड़े ब्यूरो ऑफिस जो है, बड़े शहर जो हैं, उनके जो सहाफ़ी हैं उनको ये प्रोफेशनली ज्वाइन करना पड़ता है एज अ रिपोर्टर, कि वो प्रोफेशनली उस ब्यूरो ऑफिस को ज्वाइन करें और वहाँ से सैलरी लें और वहाँ डेली जाके, जैसे आप एक जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो डेली बेसिस पे आपको वहाँ जाना पड़ता है और डेली बेसिस की असाइनमेंट करनी पड़ती है। इलाकाई सहाफ़ी की मर्ज़ी कि वो ख़बर भेजे ना भेजे, बहुत बड़ी ख़बर होगी तो वो तो ज़रूरी है, एक्सक्लूसिव ख़बर होगी, लेकिन आम तौर पर ख़बर आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करती है। आप अपना ज़रिया मुआश रखें और एज़ अ कलमकार, एज़ अ राइटर आप मुआशरे के मसाइल पर लिखें, निशानदेही करें, यही एजाज़ी सहाफ़त है। इसमें कोई भी साफ़ी बन सकता है? देखिए, कोई भी से क्या मुराद, यानी कि जिसके पास पहले तो ये था ना कि डिग्री प्रॉपर होनी चाहिए और उस हिसाब से साफ़त का नहीं, देखें जो तारीख़ है ना कलमकार की, कलमकार की जो तारीख़ है, लिखने वाले की जो तारीख़ है, शायर हैं, जो अदीब हैं, शायर हैं, जो लिखते हैं, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक। ये इंसान के अंदर की एक चीज़ है कि इंसान को एहसास पैदा होता है कि हाँ जी, मैं ये मुआशरे के मसाइल जो है, ये जो गलत होता देख रहा हूँ, इसको उजागर करना चाहता हूँ। ये एक पैगम्बरी पेशा है। इसमें कामरान भाई, इंसान के अंदर एक सोच डेवलप होती है कि मैं मुआशरे के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मुआशरे के जो बिगाड़ है उनको ऐवान बाला तक पहुँचाना चाहता हूँ थ्रू मीडिया, ज़राया, ब्लॉग। तो वो लिखना शुरू करता है, कलमकारी शुरू। एक तालीम मस्ट है, एजुकेशन आपकी जितनी बेहतर होगी आप बेहतर तरीके से लिख सकेंगे। ठीक होगी। अनपढ़ आदमी भी खबर बना सकता है, लेकिन खबर में नकायस होंगे, खबर इखलाकी तौर पर मुकम्मल नहीं होगी, खबर कानूनी तौर पर मुकम्मल नहीं होगी। उसके नतीजे में क्या होगा, यानी कि सीखना तो पड़ता ही है। सारे पहलू सीखने पड़ते हैं। जो नहीं सीखते उनको फिर लोग कोर्ट में ले जाते हैं और उनके खिलाफ खबर को हतक के इज़्ज़त में साबित करते हैं और फिर उनको सज़ा होती है। तो सहाफ़ी को खबर किसी बाकायदा उस्ताद से सीखनी चाहिए और अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए, तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। कम अज़ कम एक सहाफ़ी को ग्रेजुएट होना चाहिए, कम अज़ कम। ठीक है। ताकि वो लिखने
पढ़ने और हरूफ का, लफ्ज़ों का कहाँ सही इस्तेमाल करना है, यानी कि मखसूस किस तरीके इसकी से कोई डिग्री इस्तेमाल नहीं है। करना। नहीं, डिग्री प्रोफेशनल है, मैस कम्युनिकेशन है, जर्नलिज़म, सहाफ़त आप पढ़ सकते हैं, जर्नलिज़म आप एज अ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं है, मखसूस किया हुआ नहीं है। आप अगर पढ़े लिखे हैं, आपने FA BA किया हुआ है, तो आप इस काबिल हैं कि आप बात कर सकते हैं और मुआशरे पे जो नासूर हैं, मुआशरे की जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, उन पे बात भी कर सकते हैं, उन पे लिख भी सकते हैं। ठीक। तो बुनियादी तौर पे सहाफ़त एक सेंस का नाम है। आप सेंसिबल हो जाते हैं और आप मुआशरे में गलत कार्यों को उजागर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से आपकी सहाफ़त का आगाज़ होता है, फिर चलते चलते आप हो सकता है कि प्रोफेशनल सहाफ़ी बन जाए। ठीक हो गया। यानी कि सहाफ़त के साथ साथ जो आपकी इनकम है वो सेपरेट कोई पैसिव इनकम आपकी होनी चाहिए। इनकम का सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं है। सहाफ़त से एजाज़ी सहाफ़त की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो हैं रेगुलर सहाफ़ी हैं, जो एज अ सर्विस, एज अ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं सहाफ़त को, एज अ पेशा, उनकी ज़रिया मुआश सहाफ़त ही है। ठीक हो गया। जो एजाज़ी सहाफ़ी है, जिसका ज़रिया मुआश सहाफ़त नहीं है, ठीक है, वो भी इससे मुआश कमा सकता है, जायज़। वो कैसे, क्या एक तो ब्लैकमेलिंग है ना, एक तो किसी की पगड़ी उछालना है, किसी को तंग करना है, किसी को ब्लैकमेल करना है और उससे कुछ ना कुछ निकाल लेना है। एक तो ये तरीका है। अच्छा, एक और भी तरीका है, वो क्या है? वो आप पॉजिटिवली सर्व करें, उसको प्रमोट करें। जैसे आप देखिए, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आपने रियल एस्टेट के लोगों को प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। जी बिल्कुल, ये पॉजिटिव वे है कि बिल्कुल। आप किसी को प्रमोट करें। ज़ाहिर है आप प्रमोट करेंगे तो आप मुफ्त तो नहीं करेंगे, डेफिनेटली। ज़ाहिर है आप जिसको प्रमोट करेंगे बिजनेसमैन को, उससे कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे। तो ये जो प्रमोशन करना, इंटरव्यूज़ का सिलसिला करना और उसके लिए इतना सेटअप लगा के उसको, उसका प्रोग्राम, उसको एडिटिंग करवाना। देखिए इसमें एनएलई चाहिए, एडिटर चाहिए, ऐसा उसमें ही है। होस्ट चाहिए। होस्ट ने अप टू डेट रहना है, कपड़े पहनने हैं, नए पहनने हैं, अच्छे ब्रांड के पहनने हैं, उसे सेट पे आना है, सेट में आपने बिल्डिंग का रेंट देना है, इसमें आपने बिजली का किराया देना है, ये सारी चीज़ें हैं। इसका पॉजिटिव वे ये है कि आप जिसको प्रमोट करें उस पर ये डालें और उसी पे डलता है, आप पे क्यों डलता है? बिल्कुल। लिहाजा ये पॉजिटिव वे है। अब नेगेटिव वे ये क्या है कि आप किसी बिजनेसमैन की कमज़ोरियाँ यहाँ उसको कहें जी ये मेरे पास आपकी कमज़ोरियाँ हैं और मैं बैठ के पब्लिक करने लगा हूँ, तो इससे बेहतर है आप बंदा मेरे पास भेज दें, लिफाफा भेज दें। ये एक और वे है, हाँ। ठीक है। उसमें आप बहुत जल्द एक्सपोज हो जाएंगे। उसमें कम मेहनत है, उसमें आपने किया कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने ब्लैकमेलिंग की, पैसा तो उसको आ जाता है, धमकी दी, लेकिन पैसा आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है। जी बिल्कुल, पैसा ज़्यादा आ जाता है। जब आप मेहनत करेंगे, हक हलाल कमाएंगे, थोड़ा पैसा आएगा लेकिन उसमें बरकत होगी। लेकिन आप सेटिस्फाइड होंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो शरन गलत नहीं है, कानूनन गलत नहीं है। तो साफ़ी जो है, इश्तिहारात, वो भी प्रमोशन होती है। अखबार में इश्तिहारात होते हैं, ऐसा ही है। आपका यहाँ जो है पेड इंटरव्यूज़ होते हैं, दोनों में गलत नहीं है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, आपने ये नहीं पूछा, मैं क्या करता हूँ आगे नेक्स्ट मैंने आपसे जी पूछे, फिर मैं आपको जवाब। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? देखिए जी, मैं जब फुल टाइम जर्नलिस्ट बना तो मैंने ये सोचा कि या तो मुझे यहाँ इसके अंदर जायज़ ज़राए पैदा करने होंगे, अच्छा। ज़राए आमदन पैदा करने होंगे, या मुझे ये सहाफ़त छोड़ देनी होगी। क्योंकि इस महंगे तरीन दौर में जब आपने अपना घर भी पालना है, हक हलाल से पालना है, फिर आपने अपना सारा निज़ाम जो है वो भी रन करना है, तो फिर आप किस तरीके से मुमकिन है कि आप मुफ्त में काम करते जाए, मुफ्त में काम। इस्लाम ने तो कभी आपको मुफ्त काम करने की तलकीन नहीं की। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा। इस्लाम ने तो कहा है कि आपका पसीना खुश्क होने से पहले आपको आपके काम का मुआवजा मिल जाए, कोई शक नहीं। तो इस्लाम ने तो ऐसा कोई लेक्चर नहीं दिया। जी बिल्कुल। अब बात यह है कि आपने करना क्या है। दो ज़राए अल्लाह ने दिए हैं, दो वे, एक जायज़ ज़राए, एक नाजायज़ ज़राए। मैं क्या करता हूँ, मैं जब फुल टाइम जर्नलिज्म में आया और ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट की मैं जियो के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, आप मेरे टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि अब मुझे जायज़ ज़राए कैसे पैदा करने हैं कि मेरी इज़्ज़त भी बरकरार रहे, मेरी हलाल रोज़ी भी चलती रहे और मेरा काम भी चलता रहे। तो उसके लिए मैंने ऑफ़र किया कुछ इदारों को कि अगर आप, जैसे लीगल एडवाइज़र है आपको मीडिया की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको एज आ मीडिया एडवाइज़र प्रोफेशनल बंदे की प्रोफेशनल
किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो तो उसके लिए मेरी खिदमात आपके लिए आप हाजिर है। सर्विसेज यानी क्या मेरी सर्विसेज हाजिर है ठीक। ओपनली। तो फिर बहुत सारे इदारों ने मीडिया पर्सन, उनको क्योंकि चाहिए था, मीडिया के मामलात होते हैं, मीडिया की खबर उन्होंने बनानी होती है, उन्होंने अपना उनका एजेंडा होता है वो पब्लिक में लाना होता है, अपना उनका प्रोग्राम जो है वो पब्लिक करना होता है, उसके लिए उन्हें मीडिया कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता सेंस पैदा हो रहा है। बहुत सारे फिर लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, फिर मैं एज अ मीडिया एडवाइज़र सर्व करता हूँ। मैं सियासी लोगों को भी बतौर मीडिया एडवाइज़र सर्व करता हूँ, और मैं कारोबारी लोगों को भी, जो इदारे हैं उनको एज अ मीडिया एडवाइज़र सर्व करता हूँ। पर मंथ के हिसाब से आपकी इनकम जाहिर है मैं उनको सर्व करूँगा तो वो मुझे पे करेंगे। समझ गए। अगर वो मैं सर्विस के बदले उनसे कुछ लूँगा तो वो मेरे लिए जायज़ है, कानूनी लिहाज से भी जायज़ है, इखलाकी लिहाज से भी जायज़ है, शरी लिहाज से भी जायज़ है। ठीक हो गया। इसमें हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट का मामला इन्वॉल्व होता है। ठीक हो। इसमें कोई ब्लैकमेलिंग, किसी को तंग करके किसी से कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ लेना। आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, उसकी बात पे आप उनसे चार्ज कर रहे हैं, वो तो एक जिस तरह देखिए जैसा लीगल एडवाइजर जो है वो इदारों को सर्व करता है, ऐसा ही वो कुछ बेचता नहीं है जी, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो अपनी सर्विसेज देता है, अपनी एक्सपर्टीज देता है। इस तरह मैंने जो 22 साल मीडिया में लगाए हैं, तो मैंने किसी इदारे के मीडिया को किस तरह टैकल करना है ये मुझे आता है। ठीक हो। अच्छा रिजवान साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि तहसील टैक्सला के अंदर साफ़ी हजरात जो है वो काफ़ी बिखरे हुए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई हैं, ये क्या मसला है? बेसिकली जी, बुनियादी तौर पे जब शऊर आ जाता है, मैंने आपको बताया, एक साफ़ी के अंदर आम मुआशरे के आम फ़र्द की निस्बत ज़्यादा शऊर होता है। जब शऊर आ जाता है फिर आपके अंदर खुद नुमाई आ जाती है। उस वक्त आपके अंदर वो शऊर आपको कुछ बिगाड़ की तरफ भी ले जाता है कि जो मैं समझता हूँ कोई नहीं समझता, जो मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता। अच्छा, तो ये जो खाम ख्याली है इंसान के अंदर, वो फिर इंसान को मुख्तलिफ धड़ों में, ग्रोहों में, ग्रुपों में तकसीम करती है। साफ़ी बुनियादी तौर पे क्योंकि एक्स्ट्रा उसके अंदर सलाहियतें होती हैं सोचने समझने की, देखने की, क्योंकि अगर वो मुआशरे को कुछ दिखा रहा होता है तो उसके अंदर खुद सलाहियत है ना किसी नेगेटिव चीज़ को परखने की, देखने की, तो फिर उस सेंस की वजह से हम अदम बर्दाश्त और अदम तस्लीम की तरफ चले जाते हैं। कामरान साहब, आपको क्या पता है, आप क्या जानते हैं, जो मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमें अदम बर्दाश्त की तरफ ले जाता है। बाज़ दफ़ा इस कॉन्सेप्ट के हवाले से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं पता होता, आप के जो बेटे होते हैं या बेटियां होती हैं, आप ही से वो जने होते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि जो आपको क्लिक कर जाती है और आपको रास्ता मिल जाता है। आप ठीक कहते हैं, सीख रहा होता है इंसान, इसके लिए दूसरे को बर्दाश्त करने की जरूरत है, इसलिए दूसरे को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। किसी से भी आप जिससे आप अच्छी चीज़ मिले ले लें, ये ना देखिए कि कौन दे रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ ये नहीं होता, यहाँ ये होता है कामरान साहब, आप तो अभी स्टूडियो बना के अभी होस्ट के तौर पे बैठ रहे हैं, मैं 22 साल पहले से ये काम कर रहा हूँ, आपको क्या पता है, आप क्या जानते हैं। ऐसा ही, तो ये नेगेटिव परसेप्शन माइंड के अंदर जब पैदा हो जाता है तो फिर अदम बर्दाश्त आ जाती है, दूसरे को बर्दाश्त ना कर, इस वजह से फिर ग्रुपिंग पैदा होती है। देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ टैक्सला वाह में सहाफ़ियों की इलेक्शन इंशाल्लाह जल्दी होने जा रहा है, अभी मामलात क्लोज हो रहे हैं, ग्रुपिंग क्लोज हो रही है। वो किसकी सरपरस्ती में होगी, क्या होगा? नहीं, सरपरस्ती नहीं, ये इत्तेफाक राय से होगा। देखिए सरपरस्ती में नहीं होगा, ना मैं किसी की सरपरस्ती में इलेक्शन लड़ूंगा, ना मेरी सरपरस्ती में, ये इत्तेफाक राय कायम हो रहा है। अच्छा, आप लोग मिल आपस में जी, हालिया मुश्ताक नकवी साहब जो है उनके साथ हमारी एक नशिस्त हुई है, उसकी वीडियो भी रिलीज़ हुई है। तो कोशिश ये है कि तमाम स्टेक होल्डर, तमाम जो बड़े हैं सहाफ़ियों के, वो मिल बैठ के एक ऐसी मेंबरशिप करें जो हमारा मामला जो है ना, जिसमें ख़तरा मौजूद है कि शायद हम इकट्ठे फिर भी ना हो सके, वो ये ख़दशा है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं सहाफ़ियों को और आम आदमी को ये पैगाम दे रहा हूँ, बेसिकली जो लिस्टें हमने उठाई हुई हैं ना, आप हैं ग्रुप लीडर हैं, आपके पास एक लिस्ट है सहाफ़ियों की और उसमें 100 नंबर हैं, 100 नंबर हैं। उन 100 नंबर्स में से हो सकता है इक्का दुक्का सहाफ़ी हो, बाकी आपने सहाफ़ी बनाए हो। अच्छा। हर बंदे ने एक ज़ाती फैक्ट्री बनाई हुई है सहाफ़ियों की, और उस फैक्ट्री में वो धड़ाधड़ सहाफ़ी बना रहा है।
बंदों ने जो साफ्ती रहनुमा हैं उन्होंने तो फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। उसके अलावा जो डमी अखबारात हैं जो आ ही नहीं रहे, उन्होंने भी कार्ड बांटने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और उन्होंने भी एनओसी देना शुरू कर दिए जी हाँ आप साफ़ी हैं। और एनओसी के पीछे क्या साफ़ी की बुनियादी डेफिनेशन क्या है और साफ़ी किसे कहते हैं? जिसको लोग अहले इलाका माने कि ये शख्स हमारे मसाइल पर काम कर रहा है और ये शख्स अवामी मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर, अवामी मसाइल को कम करने के लिए अपनी खिदमात दे रहा है। ठीक है, तो जो अवाम में पॉपुलर नहीं है या अवाम उसको बतौर साफ़ी नहीं मानते, मेरी लिस्ट है उसमें उसका नाम है। अच्छा, वो इसलिए है कि वो मुझे वोट डालेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये डेडलॉक तब तक हमारा ख़त्म नहीं होगा जब तक बिला तफरीक जो साफ़ी की प्रॉपर डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के मुताबिक जब तक हम लिस्टें मुरतब नहीं करेंगे तब तक ना शफाफ इलेक्शन होगा, ना साफ़ियों का हकीकी नुमाइंदा जो है वो सामने आ सकता, वो सामने पता ही नहीं लगेगा। नहीं आप जिन लोगों के पास, मेरा वही क्वेश्चन आपके पास, जिन लोगों के पास ये कार्ड उठाए होते हैं, एनओसी मिल गया जी, कार्ड मिल गया, उनके बैकग्राउंड क्या होते हैं, क्या सिलसिला होता है, ये कोई सरकारी तौर पे तो आवाम को ये समझ आ जानी चाहिए अब तक तो कि कार्ड वाला साफ़ी है, काम वाला साफ़ी है। जो काम वाला है उसको वर्किंग जर्नलिस्ट कहते हैं, जो कार्ड वाला है उसको डमी साफ़ी कहते हैं। कार्ड तो देखिए मेरे पास इदारे हैं, मेरे पास लोकल इदारे भी हैं, अखबारात भी हैं जी, बिल्कुल। मैं अगर कार्ड बांटना शुरू कर दूं तो जनाब एक दिन में मैं 100 साफ़ी बना सकता हूँ। इसी को तो मैं फैक्ट्री कह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन दरअसल और था, वो कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो कार्ड आ जाता है साफ़ी के पास, वो अपने आप को साफ़ी शो कर रहा होता है, उस कार्ड की बैकग्राउंड भी कुछ होती है या खुद ही से वो खुद ही कार्ड? सर कार्ड वाला साफ़ी तो एक बड़ा एक कॉमन सा लफ्ज़ है ना, कार्ड वाला साफ़ी। मैं यही कह रहा हूँ कि आवाम को भी इस बात का अंदाज़ा है और मज़ीद शऊर भी देने की ज़रूरत है कि आप कार्ड वाले साफ़ी को आप साफ़ी ना गिने ना, सही है, आप उसको गिने कि जिसने आपके सामने कोई ऐसी स्टोरी चलाई हो जिसमें अवामी मफाद हो, अवामी इंटरेस्ट में उसने काम किया हो, अवामी मसाइल पर उसने कोई बात की हो, अवामी मसाइल के लिए उसने कुछ लिखा हो, ऐवान बाला तक कोई उसने कोई अवामी मसला पहुँचाया हो। तो यहाँ जनाब अली जिसका सोशल मीडिया का फेसबुक का एक अकाउंट है और वो उल्टी सीधी पोस्टें कर रहा है, उसमें ना अखलाकियात है, उसमें ऐसी ऐसी पोस्टें मैंने देखी हैं कामरान साहब कि अगर मुझे तो शर्म आ जाती है कुछ ऐसी टेक्स्ट देख के, कुछ ऐसे ख़बरें देख के कि मैं ये सोचता हूँ कि इनके बहन भाई इनकी आईडी नहीं देखते होंगे, इनके बहन भाई इनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं वॉच करते होंगे। कामरान साहब इस तरह के घटिया जुमलों का इस्तेमाल है। आपको सहाफ़त सबसे पहले अखलाकियात सिखाती है। अगर आपके अंदर ही अखलाकियात नहीं है तो आप दूसरों तक अखलाकियात का दर्स कैसे देंगे? बिल्कुल, ये तो बेस है। ऐसी ऐसी पोस्टें हैं कामरान साहब सोशल मीडिया पे मैंने देखी जो नाम नहाद सहाफ़ी बने हुए हैं, वो इस तरह की घटिया पोस्टें और दूसरों की इस तरह तजलील करते हैं, दूसरों की इस तरह कैरेक्टर एसोसिनेशन करते हैं कि खुदा का खौफ। अच्छा, तो इस पे एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा अदारा नहीं है कि जो गवर्नमेंट अपने आप को तो ठीक कर लेना जी, पहले गवर्नमेंट तो अपने आप को ठीक गवर्नमेंट अपने आप को ठीक कर ले। गवर्नमेंट आप जो है वो 4 व्हील पे एक गाड़ी होती है तो वो बैलेंस होती है, गवर्नमेंट का 1 व्हील है, 3 व्हील है ही नहीं है। गवर्नमेंट खुद मतवाजन और बैलेंस है ही नहीं, उसका मुआशी व्हील कोई नहीं है। गवर्नमेंट तो मुआशी सहाफत का जो नेटवर्क चल रहा है ये खुद ही चल रहा है। तो देखिए हर इदारा खुद ही चल रहा है, किसी इदारे की मैनेजमेंट नहीं हो रही। अच्छा, गवर्नमेंट में बैठे लोग अपने लिए कानून साजी करते हैं, अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते हैं, उनकी एनओसी करवाते हैं, उनके लिए गैस लगवाते हैं, उनके लिए बिजली लगवाते हैं, अपने काम करवाते हैं। वो इसलिए असम्बलियों में बैठे होते हैं। अब जो निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप में भी जो लोग हैं, अब भी मैं आपको बताऊं, अब भी मिडिल मैन जो है वो अरबों रुपए कमा रहे हैं। अब भी मिडिल मैन कहते हैं कि लाए फाइलें दे हमें, हम फाटा से आपको क्लियर करवा के दें। ये आपके रियल एस्टेट के मुतल्लिक बात है जी, बिल्कुल ठीक है। वो 2-2 करोड़ रुपए नहीं ले रहे, वो एनओसी या एलओपी जो जिन रियल एस्टेट के लोगों ने अप्लाई की हुई है 2-2 करोड़ रुपए लेके तो डन पे काम कर रहे हैं।
ये निगरान सेटअप की मैं बात कर वो रहा हूँ। आगे मैं गवर्नमेंट वाली साइड पे आता हूँ। जी पहले तो ये सहाफत की सारी बातचीत जी जी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जी। नहीं, वो आपने गवर्नमेंट को हमारी सरपरस्ती के लिए नहीं कहा ना, देखिए तो देखिए गवर्नमेंट तो एक अदारा है, देखिए गवर्नमेंट तो एक तरह से नहीं, बादशाह गवर्नमेंट है तो ना। सारे इदारे गवर्नमेंट है, जी लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है सहाफत की इस्लाह सहाफ़ी कर सकता है। सहाफत की इस्लाह वो कर सकता है जिसने इस पेशे को पढ़ा हुआ है, जिसने इसको समझा हुआ है। तो गवर्नमेंट तो खुद जवाबदेह है, वो हमारी इस्लाह कैसे करेगी? अगर वो इस्लाह करेगी हमारी, तो हम उससे जवाबदेही कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है कि बड़ा ये जनाब प्रेस क्लब बहुत इज़्ज़त वाला प्रेस क्लब है, बड़ी शान वाला है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। आपने देखा होगा भाई, प्रेस क्लब एक सहाफ़ियों की तंजीम का नाम है। अगर सहाफ़ियों की तंजीम को ACDC या कमिश्नर या सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, अगर वो हमें अथेंटिक करने के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और हमें रजिस्टर्ड करके वो हमें NOC देंगे कि हाँ जी आप क्लब हैं या आप सहाफ़ी हैं, तो हम उनसे जवाबदेही कैसे करेंगे जो हमें रजिस्टर्ड कर रहे हैं? तो ये गलत परसेप्शन है। वो यानी कि आप फिर एक वो तरह से वो हमें जवाब दे, वो कैसे हैं? वो यानी कि आप उनसे फिर क्वेश्चन नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? वो हमें NOC दे रहे हैं, वो हमें क्लब बना रहे हैं, वो हमें सहाफ़ी बना रहे हैं। लिहाजा कोई सरकारी इदारा किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी प्रेस क्लब को रजिस्टर्ड करे, NOC दे, लीगल करे, या वो लीगल करने के लिए कोई कार्रवाई करे। यानी कि ये अपनी मदद आप ही के तहत से अपनी मदद आपके तहत एक यूनियन बन क्लब जाती है। कहते हैं जी, क्लब ये फेसबुक की क्लब है बहुत सारे। अब मैं क्या कहूँ, देखिए आपका ये स्टूडियो है जी, बिल्कुल, आपने यहाँ सेट लगाया, कैमरे लगाए, लाइटिंग लगाई, बैकग्राउंड लगाया, ये आपका सेट है। अब एक बंदा कहता है जी मेरा टीवी और मेरा टीवी स्टूडियो है, तो उसके पास फेसबुक अकाउंट के अलावा है ही कुछ भी नहीं, तो मैं कैसे मान जाऊँ उसका स्टूडियो है? स्टूडियो तो रिजवान शाह ने आज से 22 साल पहले बनाया, 15-20 साल उसने इस इलाके को सर्व किया। MNAs, MPAs, मिनिस्टर लेवल के लोग वहाँ आए, अवामी सवालात के जवाबात दिए, और उसके बाद जिसने बनाया आज आपने बनाया, तो मैं कैसे मान जाऊँ? तो क्लब एक है ही नहीं, ग्राउंड पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्लब तो देखिए उस जगह का नाम है जहाँ सहाफ़ी अपने पेशा वराना काम को जब अंजाम देने के बाद, नहीं या वहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इसका कॉन्सेप्ट है, अंजाम देने के बाद जहाँ बैठे इकट्ठे उनकी बैठक हो, उनकी आपस में गपशप हो, और वहाँ सहाफ़ती मसाइल पर बात हो, वहाँ रिफ्रेशमेंट हो, वहाँ सहाफ़ियों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त हो, तो वो उस जगह का नाम जहाँ जाके सहाफ़ी बैठे। तो मुझे बताएं, ये फेसबुक पर प्रेस क्लब लिख देने से सहाफ़ियों के मसाइल हल होंगे? नहीं। क्या सहाफ़ियों को वहाँ कोई खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, और कोई वहाँ उनको कोई बैठने के लिए जगह मिलेगी? फेसबुक पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो क्लब बुनियादी तौर पे ये कॉन्सेप्ट है, क्लब हो। हमारा टेक्सला प्रेस क्लब 6-7 साल से टेक्सला चौक में मौजूद है। ठीक है। कोई सहाफ़ी आता है, वहाँ बैठता है, जो खिदमत होती है करते हैं। इधर हरीपुर से आता है, रुकता है हमारे पास। उधर पिंडी इस्लामाबाद से आता है। जो एक्सपेंस होते हैं, जो अखराजात होते हैं, वो कैसे सब आपस में डिवाइड करके कुछ क्लब्स में तो ऐसे होता है सहाफ़ियों पर लोड डाला जाता है और सहाफ़ियों से निकाला जाता है, यानी मंथली फ़ीस की सूरत में। मैंने कभी सहाफ़ी से 1-4 आने नहीं लिए। हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये जो हमारे प्रेस क्लब के आमदन होती है हमारे प्रेस क्लब की, उसी में से हम अखराजात करते हैं, और उसी में से हम प्रेस क्लब के बाकी मामलात भी चलाते हैं। प्रेस क्लब का रेंट हो गया, प्रेस क्लब का बिजली का बिल हो गया, प्रेस क्लब के जितने मामलात भी हैं, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ़ीस है उससे हमारे मामलात चलते हैं। और फिर कुछ मुखय्यर भाई भी हैं हमारे, जब कभी हमें तंगी तकलीफ़ हो किरायों के लिए, मसाइल के लिए, तो बाइज़्ज़त हमारे एक सिलसिला है रवाबत का, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमें उसको अदा कर देते हैं। ठीक हो गया। तो होता ही ऐसे, हर प्रेस क्लब हर शहर में जो है वो मुखय्यर हज़रात के तावन से चलता है। लेकिन हमारा सिलसिला नहीं है कि प्रेस क्लब के लिए कोई कचकौल उठा के कोई नहीं फिर रहा, ना आपने सुना होगा कभी। नहीं, माशाल्लाह आपका नाम तो, इसमें तो कोई शक नहीं है, आपका नाम जो है तहसील टेक्सला के अंदर जिससे भी बातचीत हुई है, मेरी अपनी पर्सनल तौर पे भी ना अच्छे अल्फाजों में आप लोगों को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम आपको है। अच्छे अल्फाजों में याद किया, ये मेरे अल्लाह का कोई शक नहीं, अल्लाह का करम। ठीक है। और ये भी सुनने में आता है कि आप साफ़ी बिलादरी जो आप लोगों के अपना नेटवर्क है, उसमें जो लोग आपके साथ हैं
उनके पीछे आप चलते भी हैं और उनके पीछे आप खड़े भी होते हैं। ये बिल्कुल मेरा ज़ाहिर है किसी पे एहसान मेरा नहीं हालांकि है, ये मेरे फ़राइज़ में है कामरान भाई, ये मेरे फ़राइज़ में है, यही मेरे फ़राइज़ हैं। जो साफ़ी जो है उसके साथ कोई भी गैर अखलाकी तौर पर या किसी भी तरह की ज़्यादती करता है, कामरान साहब अगर मैं वहाँ खड़ा नहीं होता तो मुझे कोई हक़ हासिल नहीं है कि मैं कहूँ मैं साफ़ियों का नुमाइंदा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपकी इस टीम के अंदर कितने कुछ मेंबर हैं? अभी तो 70+ है। आपकी सिर्फ जो जी मेरे क्लब के अंदर 70+। 70+ है। अब कोई बंदा आपको ज्वाइन करना चाहे, ठीक है, उसका तरीकाकार क्या है? देखिए उसको कुछ टाइम हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि एज अ साफ़ी वो क्या कर रहा है। बेशक वो ज़ाती डिजिटल मीडिया बना के खिदमात दे रहा है, बेशक वो किसी मेन स्ट्रीम चैनल के साथ है, बेशक किसी इलाकाई अखबार के साथ है, बेशक किसी कौमी अखबार के साथ है। हम उसको कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो आवाम के लिए सर्व कर रहा है कि नहीं, वो आवाम की आवाज़ बन रहा है कि नहीं। बुनियादी तौर पे आवाम की आवाज़ बनना ही सहाफ़त है। ठीक है, ज़ाती जेब गर्म करना सहाफ़त नहीं है। ठीक है, वो भी अगर आपके जायज़ ज़राए साथ बन जाए तो ठीक है, जिस पे कोई कानून एतराज़ ना करे, अखलाक एतराज़ ना करे, सोसाइटी एतराज़ ना करे, जायज़ आपके ज़राए बन जाएँ तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप सहाफ़त को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपने पैदागिरी करनी है। येलो जर्नलिज़म की एक किस्म है, टाइप है एक, जिसमें एक सहाफ़ी, वो भी सहाफ़ी होता है, जो येलो जर्नलिज़म करता है वो भी सहाफ़ी होता है, लेकिन वो येलो जर्नलिस्ट होता है। वो आपके सोसाइटी में खामियां ढूंढता है, इसलिए नहीं कि उसने उसको उजागर करना है और उन मसाइल को हल की तरफ लेके जाना है। वो इसलिए खामियां ढूंढ रहा होता है कि वो उसने शिकार करना है, वो उसने ज़ाती अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना है। आप सोसाइटी में जाके खामियां ढूंढते हैं और उन खामियों को रख के सामने, और वो जिसके मुतल्लिक़ खामियां होती हैं उसको फ़ोन करते हैं, मैसेज देते हैं और तासुर ये देते हैं कि हमने मौक़िफ़ लेने के लिए इसको कॉल की है। अच्छा, इसको इसलिए कॉल किया। हाँ, आप जो है धोखा दे रहे होते हैं कि हमने जो ये पार्टी है जिसके ख़िलाफ़ हमारे पास सबूत हैं, हमने उसको इसलिए कॉल किया कि उसका मौक़िफ़ ले सकें और ख़बर में शामिल कर सकें। ना उनका ख़बर के साथ कोई ताल्लुक़ होता है, ना किसी इदारे के साथ कोई ताल्लुक़ होता है। आजकल सिर्फ़ और सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना और उस पर लिख देना कि फ़लाँ 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 कारोबारी जो टाइकून है उसके मुतल्लिक़ जल्द बहुत बड़े इंकशाफात आ रहे हैं। तो वो भी कच्चे पैरों का होता है, टाइकून जो है वो भी कच्चे पैरों पे खड़ा होता है। वो जनाब अपनी टीम को कहता है फ़ौरन जनाब इस बंदे को मैनेज करें। तो ये धंधा चल रहा है, लेकिन ये भी दोनों की बामी रजामंदी से चल रहा है। ऐसा ही ठीक है। अगर किसी को ब्लैकमेल किया जाता है और वो टेक्सला प्रेस क्लब में सबूतों के साथ, रिकॉर्डिंग्स के साथ वो एप्लीकेशन दे तो इंशाल्लाह मुद्दई भी बनेंगे, FIR भी होगी। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। अब मुझे ये बताएं कि जो मेंबर ज्वाइन करता है उसका तो प्रोसेस आपने बता दिया, अब उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, यानी कि उसको तहफ़्फ़ुज़ क्या मिलेगा, उसको उसके मामलात क्या सेटल होंगे आप लोगों के साथ? कामरान भाई, टेक्सला प्रेस क्लब ना तो प्लाट देता है साफ़ियों को, ना कोई और ऐसी लालच देता है जो कि दुनियावी हो। टेक्सला प्रेस क्लब साफ़ियों के लिए क्या करता आया है और क्या करेगा, मैं एक लाइन में बता देता हूँ, लोगों को पता है। जी बिल्कुल। मॉरल सपोर्ट देगा साफ़ी को। एक वर्किंग जर्नलिस्ट को ना तो प्लाट चाहिए, ना कोई और लालच चाहिए। अगर उसको लालच चाहिए हो तो ये मुफ्त का काम, एक कलमकारी का काम, एक सहाफ़त का काम वो क्यों करे, वो कारोबार करे। उसके जहन में जो उसका तख़य्युल है, उसका ख़याल है, वो ये है कि वो मुआशरे की इस्लाह के लिए अपना किरदार अदा करेगा बज़रिया कलम। तो जब वो बज़रिया कलम ये काम कर रहा है तो उसको बाकी लालचें जो हैं वो तो उसके करीब भी नहीं आती, वो तो मुआशरे की इस्लाह के लिए काम कर रहा है। तो मैं उसको ऐसी लालच क्यों दूँ जो जेन्युइन साफ़ी में है ही नहीं। ज़रूरत होगी लेकिन लालच नहीं है उसमें, ज़रूरत हो सकती है। तो मुझे ये चाहिए कि एक साफ़ी कलमकार जब सच लिखता है, अभी आपने रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले एक बात कही कि सच बोलो लोग नाराज़ हो जाते हैं, मौला अली का फरमान है। आप सच बोलेंगे तो अगर कोई सामने नाराज़ नहीं हुआ तो आप ये समझ लें आपने सच ही नहीं बोला। तो अगर आप सच बोलेंगे लोग नाराज़ होंगे, लोग आपको तकलीफ़ देंगे, लोग आपको बदला देंगे। अंबिया के साथ क्या हुआ, अंबिया का क्या जुर्म था, सच बोला उन्होंने, सच बोला। तो एक साफ़ी को भी सच बोलने की पादाश में
ये कुछ होता है साफ़ी के साथ। जब साफ़ी के साथ ये होता है कि उसका रास्ता रोका जाता है, उसको हिरासा किया जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है, उसको धमकी अमेज़ फ़ोन आते हैं, उसकी गाड़ी के साथ जनाब अली गुंडे साथ चल के उसको डराते हैं, उसको प्रेशराइज़ करते हैं। ये जो कुछ भी होता है साफ़ी के साथ, सियासी लोग ऐसा करते हैं। जब सियासियों के ख़िलाफ़ स्टोरी लगाते हैं तो वो डराते धमकाते हैं। अगर आप उनके डेरे पे जाते हैं वो आपके गिरबान में हाथ डालते हैं। टेक्सला में ऐसे हुआ। अच्छा, तो उसमें हमने क्या किया, मॉरल सपोर्ट दी। मॉरल सपोर्ट साफ़ी की सबसे बड़ी सपोर्ट है। ये पूरी साफ़ी जितनी कम्युनिटी उसमें साफ़ी के साथ खड़ा हो जाना, साफ़ी अपने आप को तनहा महसूस न करे, ठीक, साफ़ी अपने आप को अकेला महसूस न करे। ये सबसे बड़ी साफ़ी को ये पता हो कि यार अगर मेरे साथ इन्होंने कोई मसला किया, ये माफिया सियासी है या कारोबारी है या किसी और तरह का माफिया है, अगर इसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मेरे पीछे जान देने वाली एक टीम मौजूद है और वो है टेक्सला प्रेस क्लब। वेरी गुड। और ये तासुर नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आप 100 साफ़ी तादाद बता रहे थे, 100 में से तमाम की आप राय लें जी। टेक्सला प्रेस क्लब और रिजवान शाह एक साफ़ी की मुश्किल में कैसे साथ देते हैं। तो 100 में से 85 जर्नलिस्ट इस हक में वोट देंगे और सच बताएंगे आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सला प्रेस क्लब ऐसा करता है, रिजवान शाह ऐसा करता है कि साफ़ी को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ता। और इसी वजह से आपकी जो कलमकारी, आपकी तहरीर है, उसमें वज़न आता है, उसमें एक ताकत आती है, आपको एक हौसला मिलता है। आप जब लिखते हैं किसी माफिया के ख़िलाफ़ तो आपकी कलम कांपती नहीं है। आपको पता होता है कि मेरे साथ 70 प्लस दलेर लोग साथ खड़े हुए। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये तो हो गया था साफ़ियों के मुतल्लिक़ बातचीत। आप थोड़ा आते हैं सियासत के ऊपर बातचीत करते हैं। तो क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है टेक्सला में? कौन सी पार्टी आ रही है, क्या होगा? सियासत के मुतल्लिक़ थोड़ा बताइएगा। PTI है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? जी, बड़ा इलेक्शन कब तक? बड़ा अहम सवाल है, चूँकि आप जानते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ जो हैं वो कल पाकिस्तान आ रहे हैं और हैवी वेट सियासतदान हैं। बल्कि मैं आपको यूँ कहूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम सबसे तजुर्बाकार और नामवर सियासतदान जो हैं वो नवाज़ शरीफ हैं। वो आ रहे हैं या उनको लाया जा रहा है। ये दोनों सूरत हाल जो हैं, वो आ रहे हैं या लाया जा रहा है? दोनों बातें आप कह सकते हैं। आ तभी रहे हैं कि लाया जा रहा है। अगर लाया ना जा रहा होता तो आते नहीं। ठीक, आ तभी रहे हैं कि उनको लाया जा रहा है। लाया जा रहा है, ठीक। लाया जा के एक मुतल्लिक एक आपको एक एविडेंस दे देता हूँ ना। अगर वो आ रहे होते तो वो लाहौर लैंड करते। अच्छा, अगर उनको लाया जा रहा है तो वो बजरिया इस्लामाबाद लाहौर जाएंगे, क्योंकि सियासत जो है वो मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है। मैंने 22 साल जो जर्नलिज्म किया वो मैंने सियासी बीट की, पॉलिटिकल बीट मैंने की, तो इसमें बड़ा कंफर्टेबल होऊंगा। आप जिस तरह का मर्जी सवाल करें। इलाकाई सियासत की जहाँ तक बात है जी, आपके दो हैवी वेट आपके इलाकाई सियासत में दो नाम हैं। एक नाम है चौधरी निसार अली खान, ठीक है। दूसरा नाम है गुलाम सरवर खान। ठीक है। दोनों हैवी वेट जो है इस टाइम सियासी जमातों से बाहर बैठे हुए तो हैं। उमर फारूक साहब? सर, मैं दो हैवी वेट का जिक्र कर रहा हूँ। वो सियासतदान ज़रूर है, लेकिन मैं हैवी वेट में दो नाम ले रहा हूँ। आप फ़ारूक साहब से इंटरव्यू कर लें और मेरे वाला सवाल कर लें कि हैवी वेट कितने सियासतदान हैं हल्के में, तो मेरे ख्याल में वो मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। ठीक है। दो सियासतदान हैं टोटल हैवी वेट जो इलेक्टेबल है। मुझे तीसरा इलेक्टेबल आप बता दें टेक्सला में, टेक्सला और वाह मिला के दोनों सूबाई हल्के और कौमी हल्का, कोई एक तीसरा नाम बता दें जो सियासी तौर पर इलेक्टेबल हो। बता दें, आप बता दें। देखिए, जो हवाएं चल रही हैं वो भी सारी हवाएं नहीं, हकीकत और ग्राउंड में, रियलिटी में तीसरा नाम बता देखिए, दें। मैं तो नहीं बता सकता। आप नहीं बता सकते, मैं आपको बताता हूँ फिर। देखिए, दो नाम है जो इलेक्टेबल है, दो नाम है जो हैवी वेट है। वो दोनों मैं शॉर्टली आगे चलाता हूँ ताकि आपका जो देखने वाले हैं उनको कुछ मिल सके, सियासी लिहाज से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। गुलाम सरवर खान और चौधरी निसार अली खान, ये दो वो नाम हैं जो इलेक्टेबल हैं और इलेक्टेबल गिने माने जाते हैं। बाकी जो नाम हैं, अगर कोई जीता है जिसमें
मलक उमर फ़ारूक साहब जो जीते हैं वाकएंड का इलेक्शन, वो निसार अली ख़ान की अम्ब्रेला के नीचे जीते हैं। ठीक है। वो अपनी ज़ाती काविशों से, अपनी ज़ाती एफर्ट से निसार अली ख़ान से हट के नहीं जीते। ठीक। मलक तैमूर साहब को लोग इलेक्टेबल कह रहे हैं, हाजी मलक उमर फ़ारूक साहब को लोग इलेक्टेबल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ मलक तैमूर साहब का ये अगला इलेक्शन जो है, अगर वो किसी अम्ब्रेला के बगैर लड़ते हैं, ग़ुलाम सरवर ख़ान के अम्ब्रेला के बगैर या निसार अली ख़ान के अम्ब्रेला के बगैर लड़ते हैं और फिर वो जीत जाते हैं, तो फिर तो मैं उन्हें इलेक्टेबल कहूँगा। अभी नहीं कहूँगा। अभी मलक तैमूर साहब जो हैं, जो इलेक्शन जीते हैं, वो ग़ुलाम सरवर ख़ान की अम्ब्रेला के नीचे जीते हैं। अभी अमार सदीक़ ख़ान को मैं इलेक्टेबल नहीं कहूँगा, क्योंकि अमार सदीक़ ख़ान अभी तक जो इलेक्शन जीते हैं वो ग़ुलाम सरवर ख़ान की अम्ब्रेला के नीचे जीते हैं। तो इलेक्टेबल उसे आप कहते हैं जो अपने ज़ोर बाजू पे, अपने वोट बैंक पे, अपनी काविश से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी कैंपेन से जीते। इत्तेफाक करते हैं इस बात पे आप? जी। तो आपने पूछा कि इलाकाई सियासत किस तरफ जा रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलाकाई सियासत, हमारे कौमी हलके की सियासत और सूबाई हलकों की सियासत, इनमें दो हैवी वेट हैं जो मैंने बात की स्टार्ट में कहा, वो रिंग के बाहर बैठे हुए हैं। अब रेसलिंग जारी है, कुश्ती जारी है, लेकिन कौन है उसमें? बोने, सियासी बोने। तो आप कभी हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि यार ये बोना जो है वो पूरी दुनिया में जनाब विन करेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, नहीं कह सकते। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये बोना जो है ये अगली दफ़ा जनाब स्वीप कर देगा। मैं सियासी बोनों का माजरत से लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि अपने आप को खामखा इलेक्टेबल शो करना, कहना कि निसार अली ख़ान के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, दूसरी तरफ कहना कि मैं सरवर ख़ान के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। भाई अभी आप कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आप कहें कि आप कुछ हैं तो मैं नहीं मानता। इलेक्शन का इमरान भाई, लड़ना या इलेक्शन में जो है उतरना ये बड़ी बात नहीं होती। टिकट के लिए अप्लाई करना ये बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात होती है कि आप अवाम की अक्सरियत राय को लेते हुए और अवाम की वोट लेते हुए अक्सरियत से मुंतखब हों, अवाम की वोटों से मुंतखब हों, अवाम आप पे एतमाद करे, अवाम आपके एजेंडे पे, आपके बयानिए पे, आपके कैरेक्टर पे एतमाद करे, चले। तो लिहाजा हल्के की आपने बात की, तो हल्के में अभी आपके बहुत दूर है नई सफ़बंदी। जो इलेक्शन जब अनाउंस होगा, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा, तो उसके थोड़े दिन पहले इलेक्शन अनाउंस होने की, कब तक इलेक्शन अनाउंस होने की इंडिकेशंस तब आपको आ जाएंगी जब निसार अली ख़ान, मैं इलामात बता रहा हूँ कब इलेक्शन होने जा रहा है। जब निसार अली ख़ान एक बड़ी ज़बरदस्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कब तक, और वो किसी पार्टी में जाने का ऐलान करेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ फिर उन्हीं 2-4 दिनों में ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और किसी पार्टी में जाने का ऐलान करेंगे। याद रहे सियासी, जी याद रहे सियासी जो तालिब इल्म है उनके लिए बड़ा मैसेज है कि ना तो सरवर ख़ान साहब ना ही चौधरी निसार अली ख़ान साहब, ये दोनों आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा। मेरी बात ऑन दी रिकॉर्ड है, आपके रिकॉर्ड पे है, ठीक है, टाइम पे चलाइएगा। निसार अली ख़ान साहब और ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब दोनों सियासी जमातों के ज़रिए इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे कि कौन सी सियासी जमातें? देखिए अभी सूरत हाल क्लियर नहीं है, अभी डार्क क्लाउड है। अभी सूरत हाल इसलिए क्लियर नहीं है कि माइनस इमरान ख़ान शिद्दत से जारी है। अभी लगता है ऐसे है कि इमरान ख़ान की सज़ा भी इनकी शेड्यूल में है और इमरान ख़ान को कुछ सज़ा भी हो जाएगी। जब माइनस इमरान एजेंडा मुकम्मल होगा तो फिर नई सफ़बंदी होगी, किस पार्टी को कहाँ लाना है, कहाँ खिलाना है। तो जब ये सूरत हाल बनेगी तो उसमें ये जो लोग हैं इलेक्टेबल है, इनकी सफ़बंदी होगी कि कौन किधर से खेलेगा, कौन किसको कहाँ से खिलाएगा, कौन किस इलेक्टेबल को किस पार्टी से लड़ाएगा खिलाएगा, और उस वक्त पार्टियों में शमूलियत होगी। अभी तो कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। अभी आपके सामने जो पिक्चर है, नून लीग की कह लें या पीटीआई की कह लें या जो भी सियासी जमातें टेक्सला वाह में या हमारे कौमी हलके में अभी आपको नज़र आ रही हैं, ये आप यूँ समझ लें सब कुछ अभी क्लियर नहीं है, धुंधला है, अभी धुंधला है सारा।
ये अभी कोई बंदा भी ये ना सोचे कि यही लोग जो तैयार है कि फ़लाँ सियासी जमात से, यानी मैं मिसाल देता हूँ, नून लीग से जो है वो फ़लाँ कौमी पे आ रहे हैं, फ़लाँ सूबाई पे आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ़लाँ कौमी पे आ रहे हैं, फ़लाँ सूबाई पे आ रहे हैं। ये वो इनके लिए हनीमून पीरियड है, चंद सियासी बोनों के लिए हनीमून पीरियड है। जब हैवी वेट बाहर बैठे हुए हैं, तो आपने देखा होगा रेसलिंग में एक छोटे कद का बिल्कुल होता है जो है वो एक उतारते हैं, हाँ नहीं, वो एक छोटे कद का पहलवान उतारते हैं जिसका 2.5-3 फुट कद है, तो वो बड़े हैवी वेट को ना घूसे और लाते मार के ना तो वो जीत जाता है। वो एक डमी कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। सियासी बोने कभी भी इलेक्शन नहीं जीतेंगे, सियासी बोने कभी इलेक्शन नहीं जीतेंगे। जिन लोगों ने 40-40 साल अवाम में काम किया, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका वोट बैंक है, जब वो किसी सियासी जमात के साथ जुड़ेंगे तो फिर वो अनबीटन होंगे। मुकाबला जो है, मुकाबला निसार अली खान और गुलाम सरोवर खान के दरमियान होगा। वो कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन से कुछ टाइम कबल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप ये समझ जाइएगा कि इलेक्शन अनाउंस होने वाला है। जब ये दोनों निसार अली खान और सरोवर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और किसी न किसी पार्टी में शमूलियत करेंगे तो आप ये समझ जाएं कि अब इलेक्शन होने वाला है। आप ये समझते नहीं है कि सब कुछ पहले सेटल डाउन हुआ होता है? देखिए, पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिक्स है ये कंट्रोल है, ये मैनेज होती है, तो ये तो जमहूरी लिहाज से तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं, यहाँ सियासत को कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ जो हमारे सलामती के इदारे हैं, पाक आर्मी, हमारी ISI, जो हमारे मुल्क की सलामती के ज़ामन है, उनके पास जब ये मालूमात होती है कि एक सियासतदान जो है ये मुल्क दुश्मन कारोबारी लोगों के साथ, मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ रवाबत में है और उनके एजेंडे पर काम कर रहा है, तो फिर वो उसको माइनस करते हैं, सिक्योरिटी रिस्क करार देते हैं। हम कहते हैं जी वो बड़ा जुल्म हो गया, जमहूरियत में बड़ा तूफ़ान आ गया, एक बड़ा सियासतदान था उसको माइनस किया जा रहा है, तो आप समझेंगे कि अगर कोई माइनस हो रहा है तो बिला वजह हो रहा होगा। यानी जितने भी सियासतदान माइनस हुए हैं, उनकी जो मुल्क की सलामती के इदारे हैं और आर्मी है जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, देखिए ना, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है किसी के मुतल्लिक, मैं बात करता हूँ हल्के के सियासतदान आप ले लें, आपके पास उनकी असल मालूमात है कि वो क्या कर रहे हैं, सामने क्या कर रहे हैं बिहाइंड द स्क्रीन, या हमारे सलामती के इदारों के पास है? सलामती के इदारों के पास। तो फिर फैसला तो उन्होंने करना है ना, फिर तो फैसला उन्हें ही करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है रिजवान शाह क्या कर रहा है। रिजवान शाह बज़ाहिर तो साफ़ियों का एक रहनुमा है, लेकिन दरअसल इसकी किसी बैरूनी मुल्क, किसी मुल्क दुश्मन एजेंसी के साथ राब्ते तो नहीं है, ये किसी बैरूनी क़ुव्वत के लिए काम तो नहीं कर रहा, या आपके मुतल्लिक भी वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कामरान साहब क्या कर रहे हैं, सामने तो ये इंटरव्यूज़ ले रहे हैं लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन किसी मुल्क दुश्मन एजेंसी, तो उनके पास है इन्फॉर्मेशन। तो जिसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, फैसले का हक़ भी उसी के पास होना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, बेहतरीन आपने पॉइंट पे बात की है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये PTI का फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? मैं PTI का फ्यूचर इसलिए नहीं देख रहा जी, PTI नाम है सिर्फ इमरान खान का, ठीक है, इमरान खान माइनस हो जाएगा अगर और उसको सज़ा हो जाएगी, तो मैं PTI को कहीं भी नहीं देख रहा। PTI माइनस इमरान कुछ भी नहीं, ख़त्म से मुराद ये है कि देखें ना, वफाक में हुकूमत बनाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, सूबों में हुकूमत बनाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, पार्टी को लीडर के साथ मैदान में उतरना पड़ता है और लीडर बयानियाँ देता है, लीडर एजेंडा सेट करता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो लीडर देता है, उस पर आवाम वोट देती है। तो आप ये ना समझें कि यार जो नीचे ये सियासी बोनों का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल बार बार करता हूँ, ये सियासी बोने जो हैं ये एक बड़ी कैंपेन चलाएंगे और वफाक की हुकूमत बना देंगे सूबे। वो इमरान खान ख़ुद था जिसके अंदर एबिलिटी थी, जिसके साथ लोगों का साथ था, लेकिन उससे कुछ बड़ी गलतियाँ हुई हैं, जैसा कि मुल्क की सलामती के इदारों के साथ डायरेक्ट टक्कर लेना। इमरान खान को उसके मुशीरों ने शायद इस तरह पुरएतमाद कर दिया था कि इमरान खान ये सोच रहा था कि अब वो इदारों से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है, अवाम सारी उसके साथ है, और इदारों में अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ को लाना, अपनी मर्ज़ी के
फ़ैसले करवाना, ये अब वो इस कैपेसिटी में है इमरान खान। इमरान खान ख़ुद ये समझ रहा था कि वो अब ये बासानी कर सकता है। तो मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को और उनके मुशीरों को ये भूल थी कि हमारे इदारे बहुत मज़बूत हैं, हमारे इदारे अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें किसी को अलाउ भी नहीं करते कि कोई उनके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाज़ी करे। ठीक हो गया। तो लिहाजा हमारी आर्मी, हमारी ISI, हमारे मुल्क की सलामती के इदारे, मेरा तो उन पर 100% एतमाद है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अगर कोई कहते हैं कि फ़लाँ लीडर जो था वो मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क था, तो कुछ ना कुछ तो कामरान भाई होता होगा ना, कुछ ना कुछ तो था ना। के पीछे क्या चल रहा है आप जब बैरूनी ताकतों से डायरेक्ट हो जाते हैं और उनके इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उनके एजेंडा पे काम कर रहे होते हैं, तो फिर सिक्योरिटी रिस्क तो आप है ना। आप चाइना लॉबी में हो या अमेरिकन लॉबी में हो, जो सियासतदान चाइना के लिए काम कर रहा है या अमेरिका के लिए काम कर रहा है, तो सिक्योरिटी रिस्क तो है ना। उसने तो बुनियादी तौर पे अवाम को ये हलफ दिया, अवाम से वादा किया कि मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करूँगा। तो जब वो आलमी ताकतों का जो है वो उस एजेंडे पे चलता है या उनके लिए काम करता है, तो सिक्योरिटी रिस्क तो बन जाता है। चाहे कोई भी पार्टी का नुमाइंदा है या कोई भी सरबराह है, अगर वो तो करेगा तो डेफिनेटली जो अमन पसंद इदारे हैं, जो अमन कायम करने की जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिनके पास उनके मुतल्लिक, इन सियासतदानों के मुतल्लिक पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये कमा कहाँ से रहे हैं, ये खा कहाँ से रहे हैं, ये मिडलिंग कहाँ कर रहे हैं, ये सरकारी कौन से मंसूबे में अपना माल बना रहे हैं, ये किस आलमी ताकत और किस आलमी इंटेलिजेंस इदारे के साथ राब्ते में है और किसके एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर माइनस होना तो बनता है। तो वैसे ये जो बैलेट पेपर का बोला जाता है कि आया कि बल्ले का निशान होगा, देखिए जी, अगर माइनस इमरान अगर हो जाता है तो फिर बल्ले का निशान होगा। ये मेरे जुमले ये भी याद रखिएगा। अगर माइनस इमरान हो जाता है, इमरान को सज़ा वगैरह हो जाती है, जैसे भी मैनेज कर रही हैं ताकतें, अगर इमरान खान ठिकाने लग जाता है, सज़ा हो जाती है, तो फिर बल्ले का निशान होगा। सज़ा हो जाती है तो फिर होगा, तो फिर बल्ले का निशान होगा जी। अगर इमरान माइनस नहीं होता तो फिर मुझे बल्ले का निशान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नज़र नहीं आ रही। अच्छा रिजवान भाई, सियासत से अब फिर वापस हम सहाफ़त में आते हैं। तो अक्सर फेसबुक में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, साफ़ियों को मार पड़ रही होती है। मुतलका जो पसंदीदा पार्टी है उसके मुतालिक वो बातचीत जब नहीं करता, ठीक है, तो उस पार्टी के लोग मारना शुरू कर देते हैं। आज सुबह भी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो सेम लाहौर में जलसा जो हो रहा है उसके हवाले से वो PTI के मुतालिक कोई क्वेश्चन कर रहा था और इस तरह की बातचीत हो रही थी। मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदे थे उन्होंने वो मार कुटाई शुरू कर दी। इस तरह के मामला जो चल रहे हैं, कमरान भाई, ये क्या है? मैं अभी हालिया जवाब में आपको इसी मुतल्लिक बात की थी कि साफ़ी का सबसे बड़ा मसला उसको मॉरल सपोर्ट देना है, उसका साथ देना है उस वक्त जब उसकी लिखी तहरीर से, जब उसके इंटरव्यू से या उसके काम से किसी माफिया को तकलीफ़ हो, खा वो सियासी माफिया है या कारोबारी माफिया, मैंने ये लफ्ज़ कहे हैं, तो उस माफिया ने जब उस पर चढ़ दौड़ना है साफ़ी पे, तो उस वक्त ही उसको प्रेस क्लब की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त ही उसको अपनी कम्युनिटी के दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है जो उसके साथ खड़े हों। तो मैंने इसीलिए आपको कहा, एक जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, जो काम करने वाला सहाफ़ी है, जो वो सहाफ़ी है जिसकी तहरीर जो है हक़ और सच पे मबनी होगी और उस हक़ और सच के नतीजे में वो जो झूठ पर माफिया खड़ा होगा वो उस पर हमला करेगा, उसको ज़दोकोब करेगा, उसको मारेगा, वहीं किरदार शुरू होता है एक प्रेस क्लब का। अब इमरान रियाज साहब ने भी जैसे बात की थी, वो भी साफ़ी थी। मैं बात करता हूँ, इमरान रियाज हो, अरशद शरीफ हो या आपके इलाके के साफ़ी हों जिनके साथ बहुत ज़्यादा सियासी माफिया ने भी, मैं उनको माफिया इसलिए कह रहा हूँ कि जो सियासी जमहूरी रवैये से बाहर आता है, जमहूरी अंदाज से बाहर आता है, वो माफिया होता है। सियासतदान का काम ही नहीं है लड़ाई झगड़ा करना, उसका काम है अपने नैरेटिव से, अपने अल्फाज से, अपने गुफ्तगू से अवाम की तर्जुमानी करना, अवाम को अपने साथ कायल करना, अवाम को अपने साथ में लाना, अवाम के लिए अपने दिल में हमदर्दी पैदा करना और अवाम के दिल में अपने लिए हमदर्दी पैदा करना। वो जब हाथ चलाता है, गन मैन ले आता है, किसी पर चढ़ दौड़ता है, किसी को डराता धमकाता है, वो माफिया होता है।
मैं आपको बताऊं, तहसील टेक्सला में भी वर्किंग सहाफ़ियों के साथ ऐसा हुआ। आपने सवाल नहीं किया माजरत से, क्योंकि आप अभी ज़ाहिर है सहाफ़त में नए हैं, आप नए हैं, नहीं पता ही नहीं। अगर आप माजी में जाएं और माजी में बहुत सारे वर्किंग सहाफ़ियों के साथ हाथापाई हो, मारा गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, उनकी जो तहरीरें हैं, ख़बरें हैं, उन पर फेक लिख कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, उनके नाम से थ्रेट आए, उनको फ़ोन करके कहा गया हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। शायद वही वक्त था और वही वजह थी जिस वजह से मैंने तंजीम बनाई, शायद वही वक्त था वही वजह थी जिस वजह से मैंने टेक्सला प्रेस क्लब बनाया। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, वो करे सहाफ़ी के साथ ज़्यादती तहसील टेक्सला वाह में अब कोई सहाफ़ी के साथ करे ज़्यादती उसको भी लग पता जाएगा। यानी कि बहुत पावरफुल एक तंजीम बन चुकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम यूनाइटेड हैं, हम इत्तफाक में हैं, हम इत्तेहाद में हैं। हमारे अंदरूनी इख्तलाफात जितनी भी ग्रुपिंग है ये बिल्कुल किसी भी सहाफ़ती इशू में आपको नज़र नहीं आएगी। हम किसी भी सहाफ़ी के साथ जायज़ अमल में हमेशा साथ खड़े हैं। तो आया कि ये जो सहाफ़ी नए लोग होते हैं, न्यू कमर होते हैं, तो उनको सिखाने के लिए कोई ऐसा कोई प्लेटफार्म या कोई प्लेटर, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा रिटन मटेरियल कोई आपने दिया हुआ कि ये आपका दायरा है? ये सिखाना प्रेस क्लब का काम नहीं है। अच्छा, सहाफ़ी को सिखाना बुनियादी तौर पे प्रेस क्लब की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। ये है जो इदारे जिनके साथ सहाफ़ी जुड़े हुए हैं, यानी मुझे जियो की वर्कशॉप होती है तो मैं जाता हूँ, ठीक है। जियो की वर्कशॉप सहाफ़ियों की होती है, मैं जाता हूँ। ठीक। इसी तरह बाकी जो इदारे हैं उनको चाहिए कि अपने कलमकारों के लिए वर्कशॉप का एहतमाम करें, उनको सिखाएं एथिकली, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर ख़बर बेहतर किस तरह बनाई जाती है। कानूनी एतबार से आपकी ख़बर कमज़ोर होगी तो आपकी ख़बर कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी, और कोर्ट में अच्छा वकील हुआ आपके अपोजिट तो वो आपको जेल के हवालात में पहुंचा सकता है। पहले ज़माने में तो था कि आप खबर अगर आपकी इखलाकी लिहाज से ख़बर कमज़ोर होगी, कानूनी लिहाज से कमज़ोर होगी, आपको सज़ा हो सकती है। ठीक है, ठीक है, हत्या की इज़्ज़त में आपको सज़ा हो सकती है। अगर आपकी ख़बर इखलाकी लिहाज से कमज़ोर होगी तो मुआशरा आपको बुरा भला कहेगा। इखलाकी लिहाज से ख़बर कैसे कमज़ोर होती है कि आपके अल्फाज का चुनाव ही साफ़ती नहीं है, आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आप उसकी ज़ातियात पे जा रहे हैं, आप उसकी पगड़ी उछाल रहे हैं, आप वो अल्फाज लग जाता है डेफिनेटली। जी, क्योंकि आपने खबर सीखी नहीं हुई कि खबर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का जो है वो मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। आप इखलाकी तौर पे आपकी खबर कमज़ोर है तो आप अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर जाएंगे। या मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो कहते हैं जी हम पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं, हमारे पास सहाफ़त की प्रोफेशनल डिग्री है। आप उनकी तहरीर देखें, वो पता लग जाए। आप उनकी तहरीर देखें, आपको ऐसा पता चलेगा कि किसी हजाम के साथ भी अगर वो रह लेते 10 दिन तो वो अच्छी खबर बना लेते। अच्छा। वो अच्छी खबर बना लेते। सिर्फ वो कहने की हद तक, कहने की हद तक हम प्रोफेशनल हैं, कहने की हद तक हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन आप उनकी तहरीर पढ़कर शर्मा जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि शायद उनकी माँ, बहन, बेटी, उनके भाई, बाप उनकी तहरीर नहीं पढ़ते होंगे तो वो उसको सहाफ़ी समझते होंगे। सोसाइटी में वो लोग जो एक सहाफ़ी से अच्छे की तवक्को रखते हैं, वो एक सहाफ़ी से ये तवक्को रखते हैं, कामरान भाई आपने एक स्टूडियो बनाया, आपने प्रोग्राम शुरू किया, लोग आपसे अच्छी तवक्को रखेंगे। बिल्कुल। कि कामरान साहब अवामी मसाइल पर बात करेंगे। अभी आपने देखे ना, सहाफ़त के मुतल्लिक़ इंटरव्यू करते करते भी 2-4 सियासी बातें और 2-4 सियासी ख़बरें दे दी। तो अवाम तो ये चाहती है कि उसको वेल इन्फॉर्म किया जाए। अब उसको इन्फॉर्मेशन कौन देगा? सहाफ़ी। सहाफ़ी का काम है लोगों को वेल अवेयर करना। लेकिन अगर उसके अपने ही दिमाग में गंद भरा हुआ है, अगर उसके अपनी जहन में फतूर, ज़ातियात और नफ़रत और हसद, तासुब, फ़िरकावारियत भरी हुई है तो मुआशरे की इस्लाह कैसे करेगा? मैंने ऐसी ऐसी ऑडियो सुनी है, ऐसी ऐसी कन्वर्सेशन सुनी है ऑडियो जिसमें सहाफ़ी किसी ख़ास फ़िरके पर लान तान कर रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं। तो फ़िरका वाराना तासुब अगर आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है तो आप गैर जानबदार कैसे हैं? वो तो फिर काम करने का आप किसी ख़ास फ़िरका के कायल हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके लिए उम्मत मुस्लिमा तो है ही कुछ भी नहीं, बाकी तो सब वो तो अपने ट्रैक पे आप जा वो तो नहीं, वो कुएं का मेंढक है, वो कुएं का मेंढक है जिसके लिए सिर्फ उसका अपना नज़रिया, अपनी सोच, अपना फ़िरका, और बाकी फ़िरके जो हैं उसके लिए
वो लान तान और वो नेगेटिव बातें करता है, तो एक सहाफ़ी को ये ज़ेब ही नहीं देता लसानियत फैलाए, फ़िरकावारियत पे बात करे, अखलाकी लिहाज से गिरी बात करे, कानूनी लिहाज से कमज़ोर बात करे। एक सहाफ़ी को तो ये ज़ेब ही नहीं देता। वो सारी चीज़ों पहले को समझ के, सहाफ़ी को अपनी तरबियत की ज़रूरत होती है, चीज़ों को समझ, फिर वो दूसरों की तरबियत करेगा। डेफिनेटली पहले उसको अपनी तरबियत की ज़रूरत है। और आप किसी भी सहाफ़ी के मुंह से निकली गुफ्तगू, किसी के सहाफ़ी के कलम से निकली तहरीर से ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसके अंदर कितना एक अच्छा इंसान है, कितना एक मुस्बत इंसान है, कितना मुस्बत सहाफ़ी है। आपको तहरीर पढ़ के समझ आ जाएगी। ये पता तो यहाँ पता तो लग कुछ जाता है, ऐसे लोग हैं जिनकी तहरीर पढ़कर शर्म आ जाती है और सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि शायद हम अपने आप को सहाफ़ी कहना बंद कर दें। ठीक है। लेकिन अलमिया हमारे टेक्सलावा के सहाफ़ियों का कि इस तरह के घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले, घटिया तहरीर करने वाले सहाफ़ियों की कभी किसी ने मजम्मत नहीं की। कमज़ोर मिजाज के लोग हैं यहाँ। कभी किसी ने उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पे कभी किसी ने मजम्मत नहीं की। मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो घटिया तहरीर करता है जिसमें दूसरों की ज़ातियात, दूसरों के मसलक को, पगड़ी दूसरों के उछालना। मज़हब को, जी, दूसरों के लिए इंतहाई गिरे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, साफ़ती आदाब का ख्याल नहीं करता, वो परसों उससे जी, एक हजाम की दुकान में 10 दिन काम करने वाला ज़्यादा मोतबर है। वो साफ़ी नहीं है। कैसे हो सकता है? या वो साफ़ी नहीं हो सकता। माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा मालूमात मिली है सहाफ़त के हवाले से। रिजवान साहब से बातचीत आपने सारी सुनी और माशाल्लाह टेक्सला में बहुत ही नाम इन्होंने कमाया है और रियलिटी के ऊपर सारे काम कर रहे हैं। हमारा स्लोगन भी तो यही है, गला करसा खरिया साफ सच्चिया ते सुचिया। तो कभी कोई भी सहाफ़त के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप रिजवान साहब से रब्ता कर सकते हैं। टेक्सला में इनका ऑफिस भी है। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।